हैं। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ब्लड के फंक्शंस बताए थे और काफ़ी डिटेल में बताए थे। ठीक है, ब्लड की फंक्शंस काफ़ी डिटेल में बताए थे। आज अपन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम रुधिर वर्ग भी बोलते हैं और रुधिर समूह भी कहते हैं, या फिर हम उसको ब्लड ग्रुप्स भी कह देते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब सभी में जो मनुष्य है, मानव हैं, उनमें जो ब्लड होता है वो सभी में एक जैसा होता है, और ये कहते हैं सभी का ब्लड लाल रंग का होता है। ठीक है, तो देखिए, लाल रंग यहाँ पर उसकी समानता को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सभी मनुष्य में रुधिर लाल रंग का है तो वो एक समान है, एक जैसा है। इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि जो सभी मनुष्य होते हैं या सभी मानव होते हैं उनमें रुधिर समान नहीं होता है। क्या होता है उसमें? एक दूसरे से कई प्रकार की भिन्नता होती है। एक दूसरे से कई प्रकार से जो ब्लड होता है भिन्न होता है, एक दूसरे से डिफर कर रहा होता है। कलर जरूर रेड है, उसका रंग जरूर लाल दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बाकी अगर हम देखते हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, वो डिफर कर जाता है या एक दूसरे से कई प्रकार की भिन्नता को दर्शा रहा होता है। इसीलिए रक्ताणु की जो सतह होती है, आरबीसी की जो सरफेस होती है, उस सरफेस पर पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की एंटीजेंस होती हैं या विभिन्न प्रकार के प्रतिजन होते हैं, उन प्रतिजन के आधार पर मानव में रुधिर को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, किसमें बांटा जा सकता है? विभिन्न ग्रुप्स में और या विभिन्न समूह में या विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया, सभी मनुष्यों में रुधिर समान नहीं होता है, इसमें एक दूसरे से कई प्रकार की भिन्नता होती है। ठीक है, और इसलिए हम रक्ताणु की सतह पर जो एंटीजन पाए जाते हैं, रक्ताणु की सतह पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं, उन प्रतिजन के आधार पर हम मानव में या मनुष्य में पाए जाने वाले रुधिर को कई वर्गों में या कई समूह में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बात आती है प्रतिजन की। रुधिर में पाए जाने वाले जो एंटीजन होते हैं या प्रतिजन होते हैं, इनको एग्लूटिनोजिन भी कहा जाता है। एंटीजन का दूसरा नाम क्या होता है? एग्लूटिनोजिन। और ये एग्लूटिनोजिन वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण एंटीबॉडी के निर्माण की क्रिया प्रेरित हो जाती है, अर्थात प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है ना, अर्थात एंटीजन या एग्लूटिनोजिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, या हम एग्लूटिनिन कह रहे होते हैं एंटीबॉडी को, के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य में एंटीजन के आधार पर एंटीजन के दो प्रमुख समूह पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे होते हैं? दो प्रमुख समूह होते हैं, जिनमें से एक होता है ABO सिस्टम और दूसरा होता है RH सिस्टम। ठीक है, कितने समूह बता दिए? दो। एक ABO सिस्टम होता है जिसको हम ABO तंत्र कह रहे होते हैं, और एक होता है RH सिस्टम, जिसे क्या कह रहे होते हैं? RH तंत्र कह रहे होते हैं। ठीक है, पहले हम ABO तंत्र के बारे में बात करते हैं। जो ABO तंत्र है
इस एबीओ तंत्र में दो या विभिन्न प्रकार की बात कर रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो ये एबीओ तंत्र में दो प्रकार की एंटीजन पाई जाती है। और इसको किसने खोजा? लैंड स्टीनर 1900 द्वारा। लैंड स्टीनर वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सन 1900 में इसको आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, खोजा। इसलिए हम लैंड स्टीनर को यहाँ पर खोजकर्ता के रूप में ले रहे होते हैं। और जो दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, जो एक एंटीजन ए से डिनोट किया जाता है और दूसरा एंटीजन बी से डिनोट किया जाता है। एक को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे होते हैं और दूसरे एंटीजन को कैपिटल बी से डिनोट कर रहे होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के एंटीजन मनुष्य में रक्ताणुओं की सतह पर पाए जाते हैं, जिन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कह दिया जाता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ब्लड का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग में दो प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिसमें एक एंटीबॉडी ए होता है और एक एंटीबॉडी बी होता है। अब देखिए, एंटीजन को भी आप ए और बी के रूप में डिनोट कर रहे हैं और एंटीबॉडी को भी आप ए और बी के रूप में डिनोट कर रहे हैं। तो इनको एक दूसरे से अलग रखने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो एंटीबॉडी होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अर्थात एंटीबॉडी ए स्मॉल ए के द्वारा दिखाया जाता है, एंटीबॉडी बी स्मॉल बी के द्वारा डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर दो चीजें हो गई। आपको एंटीजन या प्रतिजन के बारे में पता लग गया। एंटीजन दो प्रकार के हो गए, ए और बी, और एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, ए और बी। एंटीजन को आपने कैपिटल लेटर ए और बी से डिनोट किया और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर ए और बी से डिनोट किया। चाहो तो आप कैपिटल लेटर से भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए, हम ये कह रहे होते हैं जो मानव जाति में जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के जो रुधिर हैं, उन रुधिर को हम एंटीजन और एंटीबॉडी के विभेद के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित कर देते हैं? 4 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है। अर्थात मानव जाति के सदस्यों में और रुधिर को 4 वर्गों में एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है। अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज ब्लड क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप में बांट दिया जाता है, उसकी समूह बना दिए जाते हैं। ठीक है। कितने समूह बताए मैंने? 4 समूह बताए। एक ब्लड ग्रुप ओ होता है, एक ब्लड ग्रुप ए होता है, एक ब्लड ग्रुप बी होता है और एक ब्लड ग्रुप ए बी होता है। इन चारों ब्लड ग्रुप को अगर आप चाहो तो एक टेबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इनको अलग अलग भी बता सकते हो। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। इसको हम कह रहे होते हैं सार्वत्रिक ग्राही, वो दाता। सार्वत्रिक दाता क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के ब्लड को किसी भी अन्य ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है। और जब एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड का समूहन नहीं होगा, ब्लड का किसी तरह का कोगुलेशन नहीं होगा, ब्लड की क्लम्पिंग नहीं होगी, ब्लड का आसलेशन नहीं होगा। तो इसलिए जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसमें देखिए एंटीजन नहीं होते हैं लेकिन एंटीबॉडी पाई जाती है। दोनों इसके अंदर एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी ए और बी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है, तो केवल ओ से। दे किसको सकता है? तो ये सभी को दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी। इसलिए इसको क्या कह दिया? सार्वत्रिक दाता कह दिया। ठीक है। और हमारे भारत में लगभग 34.5% लोग ऐसे हैं जिनमें यह रुधिर समूह पाया जाता है।
अर्थात अगर हम देखें तो हमारे इंडियंस में सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप है वाले लोग हैं वो कौन से वाले हैं? ओ वाले। ठीक है, इसके बाद आता है ए में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होती है। ये किसको रुधिर दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किससे रुधिर ले सकता है? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। कितना होता है भारतीयों में? इसकी जो मात्रा होती है वो 23.5% होती है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या होता है? बी। एंटीबॉडी क्या होती है? ए। किससे दिखाओगे? स्मॉल ए से। किससे रुधिर ले सकता है? तो ओ से और बी से। किसको रुधिर दे सकता है? तो बी को और ए बी को। और ये भी ओ के बराबर ही पाया जाता है, अर्थात ये भी इंडियंस में 34.5% होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में देखिए दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ये केवल ए बी को ही ब्लड दे सकता है, बाकी ले सभी से सकता है। ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है। इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, अर्थात सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। इंडियंस में इसकी जो मात्रा है, परसेंटेज है, वो 7.5% होती है। अर्थात सबसे कम जो प्रतिशत ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ए बी। सबसे ज्यादा ओ और बी वाले पाए जाते हैं, उसके बाद ए का नंबर आता है। सबसे कम जो ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं हमारे भारत में वो कौन से ब्लड ग्रुप वाले हैं? ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं यहां पर समझाना चाहूंगा आपको। यदि हम किसी व्यक्ति के रुधिर में उसके अन्य रुधिर वर्ग वाले समूह के रुधिर को मिला दें तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन या प्रतिक्रिया के कारण उसके जो रक्ताणु होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इस क्रिया को हम चिपक जाते हैं और गुच्छे बना लेते हैं, क्लंपिंग कर लेते हैं। इस क्रिया को हम कह रहे होते हैं आश्लेषण या समूहन, एग्लूटिनेशन, अर्थात रुधिर का थक्का बन जाता है। और जिस व्यक्ति को रुधिर दिया गया था बचाने के लिए, वह व्यक्ति वहां पर बच नहीं सकता फिर। ठीक है, दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को रुधिर का मिलान किए बिना ही रुधिर उसको चढ़ा देते हैं या रुधिर का वहां पर क्या कर देते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, तो क्या होगा? उक्त क्रिया के कारण, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है तो जो देने वाला व्यक्ति है उसकी तो एंटीजन को ध्यान में रखा जाता है और लेने वाले व्यक्ति की एंटीबॉडी को ध्यान में रखा जाता है, और तब हम उस डोनर से ब्लड लेकर के रिसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं या उसके शरीर में ब्लड को चढ़ाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि कई बार ये पूछा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल दाता या डोनर क्यों कह देते हैं, उसको हम सार्वत्रिक दाता क्यों कह रहे होते हैं? तो मैंने अभी बताया कि हम देने वाले के एंटीजन को ध्यान में रखते हैं, इसमें एंटीजन कोई है नहीं, तो आप किसी भी व्यक्ति के किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ये ब्लड देंगे तो इसमें एंटीजन न होने के कारण क्या होगा? ब्लड की क्लंपिंग नहीं होगी। वहां पर जो लेने वाला व्यक्ति है उसके शरीर में किसी तरह का आश्लेषण या समूहन नहीं होगा, इसीलिए उस व्यक्ति पर किसी तरह का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण से हम ब्लड ग्रुप ओ को क्या कह रहे होते हैं? यूनिवर्सल डोनर। अब बात आती है एबी की। एबी में मैंने बताया था कि ये सबसे ब्लड ले लेता है, इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कह रहे होते हैं, सार्वत्रिक ग्राही कह रहे होते हैं। तो अभी मैंने बताया था देने वाले और लेने वाले की क्या ध्यान में रखी जाती है? एंटीबॉडी। तो यहां पर हम एबी में देखेंगे तो एबी में कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, केवल क्या होती है? एंटीजन होती है, ए और बी। इसीलिए ये केवल
ए बी को तो ब्लड दे सकता है, बाकी ये किसी को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन ये ब्लड ले सभी से सकता है। चाहे ए का दे दीजिए, चाहे बी ब्लड ग्रुप वाला दे दीजिए, और चाहे ए बी वाला दे दीजिए, और चाहे ओ वाला दे दीजिए। इसीलिए हम ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कह देते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए इसको आप और अच्छी तरह से नोट्स के रूप में भी देख लीजिए, नोट मैंने कर रखा है। यहां पर लिखा हुआ है सभी मनुष्यों में रुधिर समान नहीं होता। मैंने अभी बताया था लाल रंग का जरूर है, लेकिन ये समान नहीं है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कई प्रकार से भिन्नता दर्शाते हैं, कई प्रकार से इनमें भिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे से डिफर करेंगे तो सभी को हमें मिलाने के बाद ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ेगी, वरना ऐसा नहीं है कि हम किसी का किसी को भी ब्लड दे दें तो वह व्यक्ति जान बचाने की बजाय क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आगे बताया था कि जो रक्ताणु होते हैं इनकी सतह पर पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की एंटीजन हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, प्रतिजन, इसके आधार पर रुधिर को विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एंटीजन क्या है, एंटीजन को हम एग्लूटिनोजन भी कह रहे होते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन, ठीक है, के निर्माण को प्रेरित करते हैं, और जब ये निर्माण को प्रेरित करेंगे तो क्या होगा, एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, दूसरा हम कह रहे होते हैं मनुष्य में एंटीजन के दो प्रमुख समूह पाए जाते हैं, एक तो एबीओ सिस्टम होता है, दूसरा आरएस सिस्टम होता है। यहां पर ये कौन सा वाला सिस्टम बता रखा है, एबीओ सिस्टम। एबीओ तंत्र में मैंने बताया था कितने प्रकार की एंटीजन होती है, दो प्रकार की। किसने इसको खोजा, लैंडस्टीनर 1900। ठीक है, इसके बाद इनके अनुसार रक्ताणु की सतह पर जो एंटीजन है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जिसमें एक तो ए होगा, दूसरा क्या होगा, एंटीजन बी, और इनका दूसरा नाम अगर आप देना चाहो तो उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्लाज्मा में, ये तो कहां पर थे, आरबीसी की सतह पर, प्लाज्मा में भी क्या होता है, दो प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, जिन्हें हम एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी कह रहे होते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर देखिए स्मॉल ए और बी से दर्शाया है, अगर कैपिटल से दर्शाएंगे तो ऐसा लगेगा दोनों एंटीजन ही को बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इसको स्मॉल से आपने डिनोट किया। अगर आप चाहो तो कैपिटल से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मानव जाति के सदस्य में पाए जाने वाली एंटीजन एवं एंटीबॉडी के विभेद के आधार पर रुधिर को कितने समूह में बांट दिया, 4 समूह में, और ये चारों समूह आपने यहां पर दिखा रखे हैं। एक ये नंबर 1 पर क्या है, ओ, ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी होती है दोनों। ये किसको रुधिर दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन ओ वाला व्यक्ति केवल ब्लड किससे ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है। इसकी जो परसेंटेज इंडियंस में होती है कितनी होती है, 34.5%, जो सबसे ज्यादा मानी जाती है। अब देखिए दूसरा ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पर, ए में देखिए यहाँ पर एंटीजन क्या होगा, ए, और एंटीबॉडी इसमें क्या होती है, बी होती है। किसको रक्त दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन ये ब्लड ले किससे सकता है, केवल ओ और किससे, ए से। कितने परसेंट इंडियन में पाया जाता है, 23.5% इंडियंस में। ठीक है, इसके बाद देखिए बी में एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी क्या है, स्मॉल ए आपने देखा रखा है। किसको ब्लड दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, ओ और बी से। ठीक है, और ये भी कितने भारतीयों में, कितने भारतीय में प्रतिशत के रूप में पाया जाता है, 34.5% भारतीयों में, 34.5% इंडियंस में। ठीक है, इसके बाद आता है ए बी। ए बी को हम देख रहे हैं यहां पर दोनों तरह की इसमें एंटीजन है, ए बी है और बी भी है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं है,
किसको दे सकता है? केवल ए बी को। ले किससे सकता है? ओ से भी, ए से भी, बी से भी और ए बी से। कितने परसेंट भारतीयों में पाया जाता है? 7.5% भारतीयों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है यूडी। यूडी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल डोनर। और ये क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसको हम कहेंगे सार्वत्रिक ग्राही, और इसको कह रहे होते हैं सार्वत्रिक दाता, और इसको कह रहे होते हैं सार्वत्रिक ग्राही। अर्थात देने वाले की एंटीजन और लेने वाले की क्या देखी जा रही होती है? एंटीबॉडी। इसलिए आप देखिए जब हम इसको दे रहे होते हैं तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड कभी कोआगुलेशन नहीं करेगा, समूहन नहीं करेगा, आश्लेषण नहीं करेगा। ठीक है, और लेने वाले में क्या नहीं है? एंटीबॉडीज। तो इसलिए यहां पर भी ब्लड कभी आश्लेषण नहीं कर सकता है। और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम सार्वत्रिक दाता कह देते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी को हम क्या कह रहे होते हैं? सार्वत्रिक ग्राही कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी व्यक्ति के रुधिर में अन्य रुधिर वर्ग का रुधिर मिला दें तो क्या होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण उसके जो रक्ताणु होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, और आपस में जब ये एडेस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो क्लंपिंग करते हैं, गुच्छे बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम आश्लेषण या समूहन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एग्लूटिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अतः किसी व्यक्ति को रुधिर मिलान किए बिना अगर हम रुधिर देते हैं तो क्या होगा? इस उक्त क्रिया के कारण, अर्थात एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण क्या होगा? आश्लेषण हो जाएगा, समूहन हो जाएगा, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है तो उस व्यक्ति को डोनर के ब्लड से पहले मैच करते हैं, और जब मैच हो जाता है तभी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं या चढ़ाते हैं, वरना नहीं चढ़ाते। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने अभी बता दिया ओ रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति है सार्वत्रिक दाता कहलाता है, क्योंकि ऐसे सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को क्या कहा जा रहा होता है? दाता। क्यों कहा जा रहा होता है? कि ये सभी को रुधिर दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि इनमें एंटीजन नहीं होती, इस कारण से समूहन नहीं होता। देखो ये एंटीजन एब्सेंट है ना, इस कारण से क्या होगा? समूहन नहीं होगा। दूसरा हम ये कह रहे होते हैं जो एबी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति हैं वो क्या है? सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि इनमें क्या है? सभी रुधिर वर्ग से रुधिर ले सकते हैं, कोई भी रुधिर वर्ग हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, केवल क्या होती है? एंटीजेंस होती हैं, इसीलिए ब्लड का समूहन नहीं होता है। अर्थात लेने वाले की एंटीजन और नहीं, देने वाले की एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? इस टेबल के द्वारा पूरे ब्लड ग्रुप को आप बता सकते हो इजीली, और अगर आप चाहो तो इसको एक छोटे से तरीके से भी दिखा सकते हैं। जो संगत समूह है और असंगत समूह है उसके रूप में भी इसको बताया जा सकता है। संगत और असंगत का मतलब क्या होता है? इसी को यदि हम चाहें तो देखिए अच्छी तरह से एक छोटी फॉर्म में इसको दिखा सकते हो। संगत का मतलब होता है जो ब्लड ग्रुप आपस में मैच कर रहे होते हैं। असंगत का मतलब होता है जो ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं कर रहे होते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं असंगत। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप ओ लिख लिया, ये यहाँ पर ए लिख लिया, ये यहाँ पर बी और ये यहाँ पर ए बी। अब आप देखिए ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है और ये ओ को भी दिया जा सकता है। ये क्या हो गए? संगत रुधिर समूह हो गए। असंगत की अगर बात करें हम तो ये ए ब्लड ग्रुप यहां पर नहीं दिया जा सकता, किसको? ओ को। ए बी ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता, ओ को। बी ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता, ओ को। ये क्या हो गए? असंगत।
लेकिन अगर हम देखें तो ए को ये ब्लड ग्रुप ए का दिया जा सकता है, ए बी को ए बी का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, बी को यहाँ पर बी का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, बी का ए बी को ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, ए का ए बी को ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। लेकिन क्या बी का हम यहाँ ए को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या यहाँ पर ए का बी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए देखिए ए बी का यहाँ पर किसको नहीं दिया जा सकता? बी को। किसको नहीं दिया जा सकता? ए बी को। तो ये कैसा रुधिर समूह हो जाएगा? असंगत। अर्थात इसमें जो कॉम्पैटिबल ग्रुप होते हैं जिनको हम संगत समूह कह रहे होते हैं। कौन से समूह? संगत समूह। इसको तो किससे दिखा दें? इस एरो से दिखा दें। और जो असंगत होते हैं, नॉन कॉम्पैटिबल होते हैं, उनको क्या दिखा दें? असंगत समूह को किससे दिखा दें? डॉट डॉट से दिखा दें। ये देखिए आगे मैंने दिखा रखा है इस तरह से। ठीक है, तो इस पूरे से केवल इस वाले चार्ट से भी हम समझ सकते हैं पूरा का पूरा जो ब्लड ग्रुप्स हैं। चारों ब्लड ग्रुप के बारे में यहां पता लग जाता है। यहां पर ये क्या है? वो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, और ये जो ए बी है ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो डॉट डॉट करके आपने एरो लगाया है ये तो असंगत समूह को दर्शा रहा है, और जो आपने कंप्लीट एरो लगाया है ये किसको दर्शा रहा होता है? संगत को। ठीक है, इस आधार पर भी हम ये पूरी टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। केवल इतने से पार्ट से पूरी टेबल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है ना? ठीक, देखिए रुधिर वर्ग की वंशागति। एक वैज्ञानिक थे वन स्टीन, इन्होंने 1924 और 1925 1924 एंड 1925 में बताया कि जो एबीओ रुधिर वर्ग होता है यह मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, इसको मनुष्य का जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टर कह रहे होते हैं। कैसा लक्षण होता है? आनुवंशिक लक्षण होता है। अर्थात जो रुधिर की वंशागति है ये 3 जीन्स पर निर्भर करती है। एक जीन होता है ए, दूसरा जीन होता है बी, और तीसरा जीन होता है ओ। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एंटीजन ए होता है उसके विकास के लिए तो कौन सा जीन चाहिए? ए जीन चाहिए। एंटीजन बी के विकास के लिए बी जीन चाहिए, और ओ के विकास के लिए ओ जीन चाहिए। ठीक है, अब इन जीन्स को हम या तो आई ए, आई बी, आई ओ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ के रूप में इनको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अल्फा ए और अल्फा बी अल्फा ओ पर डोमिनेंट होते हैं। अर्थात किस पर ये प्रभावी होते हैं? अल्फा ओ पर प्रभावी होते हैं, जिसे हम आई ओ भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अब अगर हम चाहें तो रुधिर वर्ग की जो वंशागति है इसको भी एक टेबल के द्वारा दिखा सकते हैं, जिसमें हम माता पिता के जो रक्त का प्रकार है वो लेते हैं, और फिर उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो उनकी संतानें होती हैं उनमें कौन सा पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा संभावित रुधिर वर्ग हो सकता है, इसके बारे में हम बता रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन्होंने बताया है और ये नोट भी कर रखा है। देखिए यहां पर ये कहा गया है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में वन स्टीन 1924 एंड 1925 ने बताया कि एबीओ जो रुधिर वर्ग होता है ये रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है। किसका? मनुष्य का जेनेटिक कैरेक्टर है। इसकी जो वंशागति होती है 3 जीन्स पर निर्भर करती है, जिसमें हम कह रहे होते हैं एंटीजन ए के डेवलपमेंट के लिए जो जीन होता है वो ए जीन होता है, जिसको अल्फा ए के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या इसे आई ए के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी के विकास के लिए यहाँ पर अल्फा बी जीन होता है, जिसको हम आई बी जीन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ओ के विकास के लिए यहाँ पर अल्फा ओ जीन होता है। अल्फा ए तथा अल्फा बी, कौन सा? अल्फा ए किसके लिए? ओ के लिए अल्फा ओ हो गया, अल्फा ए और अल्फा बी जीन
किस पर डोमिनेंट होता है? अल्फा ओ जीन पर डोमिनेंट होता है। रुधिर वर्ग की वंशागति को हम एक टेबल के द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, एक क्रम संख्या है, यहां पर ये 10 पॉइंट दे दिए हैं। यहां पर मैंने लिखा है माता पिता की रक्त का प्रकार, जिसमें पिता और माता, फादर एंड मदर, और यहाँ पर पॉसिबल ब्लड ग्रुप है किसमें? बच्चों में। संभावित जो बच्चे हैं उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो यहाँ पर बताया संभावित बच्चों में रक्त का प्रकार। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे पिता को लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और माता का भी ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, तब क्या होगा? तब उनसे उत्पन्न होने वाले जो उनकी ऑफ स्प्रिंग होती हैं या उनकी संतानें होती हैं, उनमें संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। ठीक है ना। और यदि हम फादर का ब्लड ग्रुप ओ लेते हैं, मदर का ब्लड ग्रुप क्या लेते हैं? ए, तब इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में ब्लड ग्रुप ओ वाली भी संतानें हो सकती हैं और ब्लड ग्रुप ए वाली भी संतानें हो सकती हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहां पर ब्लड ग्रुप ओ वाले पिता को और माता कौन से ब्लड ग्रुप वाली है? बी ब्लड ग्रुप वाली, तब इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होंगी उन संतानों में ब्लड ग्रुप ओ भी आ सकता है और ब्लड ग्रुप बी भी आ सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह से देखिए नंबर 4 में फादर ओ ब्लड ग्रुप वाले, मदर ए बी ब्लड ग्रुप वाले, तब जो ब्लड ग्रुप संतानों में होगा ए और बी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तब उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होंगी उनमें ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है। इसके पश्चात अगर यहाँ पर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो चारों ब्लड ग्रुप वाली संतानें हो सकती हैं। अर्थात संतानों में ए ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर फादर ब्लड ग्रुप ए वाले हैं, मदर ए बी वाली हैं, तब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए होगा, संतानों में ब्लड ग्रुप बी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। इन तीनों ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो सकती है किसमें? ऑफ स्प्रिंग्स या संतानों में। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पर फादर का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का भी ब्लड ग्रुप बी है, तो जो संतानें हैं उनसे उत्पन्न होने वाली उनमें बी ब्लड ग्रुप वाली संतानें भी हो सकती हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाली संतानें भी हो सकती हैं। ठीक है। इसके पश्चात यदि ब्लड ग्रुप बी वाले पिता का ब्लड ग्रुप ए बी वाली माता के साथ मैटिंग करा दिया जाए, तब यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग ए और बी और ए बी तीनों ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो 10वां नंबर है, अगर माता का ब्लड ग्रुप भी ए बी है और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तब इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में ए ब्लड ग्रुप आ सकता है, बी आ सकता है और ए बी आ सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ब्लड ग्रुप वाली संतानें आ सकती हैं, संतानों में तीनों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे बताया जा सकता है? देखिए एक बार क्वेश्चन आया था कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहां पर ले लिया पिता, फादर, ठीक है, या मेल कह सकते हो। यहां पर क्या लिखा आपने? मदर, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, और मदर का क्या है? बी। अब आप देखिए यहां पर जो जीन्स होंगे, ए से जो आप जीन निकालोगे, एक तो या तो अल्फा से डिनोट कर लें या आई से डिनोट कर लें, आई ए और आई ओ। यहां से भी दो तरह के जीन, आई वी और आई ओ। अब इसको देखिए चेकर बोर्ड के द्वारा आप बता करके दिखा सकते हो।
ये आई ए है, आई बी के साथ इसका क्रॉस करवा दीजिए, ठीक है। फिर आई ए का आई ए और आई ओ हो जाएगा। अब यहां पर आई ओ का आई ओ और आई बी, और फिर आई ओ का आई ओ और आई ओ, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ब्लड ग्रुप है ये ए बी हो गया ना, ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी। और ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ। अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, ए और बी। ए किसका है, पिता का, फादर का, ठीक है। और बी किसका है, मदर का। और तब देखिए इनमें जो संतानों में कॉम्बिनेशन है, ए बी है, बी भी है, ए बी भी है और ओ भी है। इसका मतलब है कि इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं उनमें चारों के चारों ब्लड ग्रुप की संभावना हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए अगर आप चाहो तो इसको और दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और वो दूसरी तरीके से एक्सप्लेन क्या कर सकते हो, अगर आपसे कह दिया जाए कि पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ओ है, और मदर का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ओ है, ठीक है। यहां पर पिता का क्या लिखा आपने, ओ, और मदर का भी क्या लिख लिया, ओ। अब देखिए यहां से जो जीन बनेंगे वो दो तरह के होंगे ना, या तो अल्फा से दिखा दें या आई से दिखा दे, आई ओ, और ये भी क्या बना, आई ओ। ये भी क्या होगा, आई ओ। ये भी क्या होगा, आई ओ। और इनका फिर आप क्रॉस करवा दीजिए, देखिए। अब बताइए आई का इसके साथ में जब करवाएंगे तो आई ओ, ठीक है। फिर इसका करवाएंगे आई ओ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। और फिर इसका इसके साथ। अब आप देखिए सभी में ब्लड ग्रुप वही आ रहा है ना, ये भी ओ ब्लड ग्रुप हुआ, ये भी ओ हुआ, ये भी ओ हुआ, ये भी ओ हुआ। तो संभावित जो संतानें यहां पर मैंने क्या बता रखा है, ये ब्लड ग्रुप वही बता रखा है ना, ठीक है ना। और यदि आपको इसमें भी चेंज करना पड़े, इसको भी बदलना पड़े, तो क्या करें, जैसे सपोज करिए यहां पर कह दिया जाए कि जो पिता है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और मदर का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो यहां पर जब आप जीन निकालेंगे, आई ए, आई ओ, यहां पर आई ओ, और ये आई ए। अब आप देखिए क्रॉस करवा दीजिए यहां पर इस आई ए का आई ओ के साथ, फिर आई ए का, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। यहां पर देखोगे तो भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। यहां पर देखोगे तो ब्लड ग्रुप क्या आया, ये ओ आ गया। यहां पर देखोगे तो ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ये ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप यहां पर ब्लड ग्रुप ए हो सकता है और क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगर देखिए इसको भी आप चाहो तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर लो, जैसे पिता का तो हमने ब्लड ग्रुप क्या लिया बताओ, यहां पर लिखा हुआ है पिता का ब्लड ग्रुप हमने क्या ले लिया, ओ। और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए और बी, ठीक है ना। यहां पर अगर हम जीन्स निकालें तो आई ओ, और ये भी क्या होगा, आई ओ होगा। यहां पर देखिए आई स्मॉल ए और आई स्मॉल बी, कैपिटल भी बना सकते हो। अब इनका आप क्रॉस करवा दीजिए, देखो यहां पर, ठीक है। आई ओ का आई ए के साथ क्रॉस करोगे, आई ओ और आई ए, फिर आई ओ और आई बी, फिर आई
ओ और आई ए, और फिर आई ओ और आई वी। देखो यहां पर क्या बता रखा है, ए और बी बता रखा है ना। अब यहां पर बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप आया, ए, यहां पर क्या आया बी, यहां पर क्या आया ए, यहां पर क्या आया बी। संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए और बी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज हम कर सकते हैं, इसी को और एक्सप्लेन करो, और ज्यादा कोई क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाता है। सपोज करिए मदर का भी ब्लड ग्रुप ए बी है और फादर का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। यहां पर आपने पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या ले लिया, ए बी। यहां पर क्या करोगे, अल्फा से कर दीजिए, या आई ए और ये आई वी। यहां पर ये आई ए या अल्फा ए और ये अल्फा बी या आई वी। अब आप देखिए इनका क्रॉस करके देख लो। ठीक है, यहां पर देखो इसके साथ में करोगे, ये क्या है आई ए और ये भी क्या है आई ए, फिर इसका बी के साथ में आई ए और आई वी, फिर इसका ए के साथ में आई ए आई बी, फिर इसका आई वी और ये आई वी। यहां पर ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, यहां पर ये ए बी हो गया, यहां पर भी ये क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, और यहां पर ये क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या बताया, ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप ए है ना, इसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी, और ब्लड ग्रुप क्या है बी, क्या आ गया ब्लड ग्रुप बी आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कह दिया जाता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, तब उनके मैटिंग के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों में संभावित रुधिर वर्ग या रक्त का प्रकार क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हो ए बी और ए बी। ठीक है, ये 10 कॉम्बिनेशन आपको जो भी रक्त ग्रुप पूछा जाएगा ये 10 ही कॉम्बिनेशन आएंगे, 10 से यहाँ पर 11वां कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है, उनमें से यही ब्लड ग्रुप संभावित होगा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ओके।